Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी GK फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे. अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए. कल फैमिली में डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाई, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इसलिए आप आज दोनों ही डेज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कंबाइन किया गया है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज की हमारी कोटेशन है, अपने काम को हार्डली करिए, बहुत ही मन लगाकर अपना काम कीजिए, लेकिन साइलेंस में कीजिए. आपकी सक्सेस को बोलने दीजिए. आपके काम को दिखाने के लिए आपकी सक्सेस में से आवाज़ आनी चाहिए, ना कि आपसे. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो किसी को भी अगर कोई कुछ उनसे कहता है तो वो उनको बोलकर जवाब नहीं देते, बल्कि अपने बल्ले से जवाब देते हैं. इन्हीं की तरह बनिए और डेडिकेटेड रहिए अपने काम के प्रति. एक दिन आपकी सक्सेस ज़रूर शोर मचाएगी. चलिए फिर लास्ट डे की क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं. मैंने पूछा था लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसको काफ़ी लोगों ने एंजॉय भी किया है. कमेंट सेक्शन में देखा मैंने. बताना है ये रिसेंटली किसके लिए लॉन्च किया गया है. प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, न्यूली मैरिड कपल्स के लिए, या फिर बच्चे जो कि वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं. तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए लॉन्च की गई है. ये हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया है. ये एक न्यूट्रिशियस लड्डू डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, जिसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेंस को लड्डू प्रोवाइड किए जाएंगे. नियर अबाउट 7,000 प्रेग्नेंट वुमेंस है गांधीनगर एरिया के अंदर. उनको हर दिन जब तक कि वो बच्चा पैदा नहीं कर देती हैं तब तक उनको 15 न्यूट्रिशियस लड्डू प्रोवाइड किए जाएंगे. और ये काम किया जाएगा NGOs के थ्रू, जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके थ्रू. और इनका सारा खर्चा है गवर्नमेंट नहीं उठाएगी, बल्कि NGOs ही उठाएंगे. तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्टली डिफाइन करती है, डेफिनेशन प्रोवाइड करवाती है मिल्की सी इफेक्ट. ये क्यों होता है ये बताना है हमें. ये इस वजह से होता है क्योंकि जो सी के ऊपर जो शिप्स चलती हैं उनसे जो निकलने वाला झाग है उसकी वजह से ये होती हैं. या फिर ये जब जो ग्लेशियर होते हैं वो मेल्ट होते हैं, उस टाइम पे जो बर्फ़ की पतली सी सीट होती है वो बन जाती है सी के ऊपर. या फिर ये एक लुमिनस फिनोमेनन जिसकी वजह से चमकदार इफेक्ट आ जाता है किसके ऊपर? सी के ऊपर. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? लास्ट ऑप्शन है नो, इनमें से कोई नहीं. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बताना हमें. हमारा आंसर है सी, बिकॉज ये इसी इफेक्ट की वजह से आती है. चलिए अब देख लेते हैं. इसको मिल्की सी इफेक्ट है, इसे मरील भी बुलाया जाता है. ये एक लुमिनस फिनोमेना है जो कि ओशन के ऊपर आ जाता है. कुछ बड़े बड़े एरियाज़ हैं सी वाटर के, उसके ऊपर ये दिखाई देता है. यहाँ पे ये ग्लो करता रहता है लगातार. इनकी शेड्स हैं वो ब्लू कलर के अंदर अलग अलग शेड्स होती हैं. ये ग्लो करती है ब्राइटली नाइट के टाइम. लाइट्स अर्थ को ऑर्बिट करती हैं, वो सैटेलाइट्स इसको आसानी से देख सकती हैं, वहाँ से भी विजिबल है ये चीज़ें. लुमिनस एक बैक्टीरिया होता है जो कि विब्रियो हार्वेली बोया जाता है. ये कोज होता है पार्टिकल, इसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से ग्लो होता है जब ये कॉलोनाइज करते हैं तब. फिर अगला क्वेश्चन है, ये बताना है एक टर्म है गोठान, इसके बारे में बताना है. ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, तो ये किससे रिलेटेड है? ये ट्रेडिशनल मेथड होता है जिसके थ्रू हम वाटर को कंजर्व कर पाते हैं. या फिर ये एक ऐसा मॉडल होता है जो कि प्रिवेंट करता है स्टबल बर्निंग को, जो कि खेत के अंदर जब हम फसल निकाल लेते हैं तो उसके बाद में जैसे कि पराली वगैरह होती है तो वो बच जाती है, तो किसान उनको जला देते हैं, तो उनको रोकने के लिए होता है ये. या फिर ये एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है. या फिर ये वाटर को, जो वेस्ट वाटर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए प्लांट पर लगाए गए हैं. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये सेकंड स्टेटमेंट है. यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं. ये एक किसान है जो कि जो चारा बचा हुआ है पीछे, जो स्टबल बचा हुआ है उसको जला रहा है. इसको देख लेते हैं. एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है. इसके अंदर क्या किया जा रहा है, जो गोठान है ये एक प्लेस का नाम रखा गया है जहाँ पे हर विलेज से 5 एकड़ का जो प्लॉट है वहाँ पे सबके सारा जो स्टबल है वो एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है. और उसको जो काऊ का डंग होता है उसके साथ में और कुछ ऑर्गेनिक जो कुछ नेचुरल एंजाइम्स हैं उनको डालकर इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाया जाता है. ये स्कीम काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है रूरल यूथ के बीच में. और इसके अंदर गवर्नमेंट भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ताकि पराली को ट्रांसपोर्ट किया जा सके अपने आसपास की गोठान के अंदर. फिर अगला क्वेश्चन है, कंसीडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में. इसके अंदर इम्पैक्ट बताते हैं कि जो लेड वाला पेट्रोल है उसको यूज़ करने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं. जिस पेट्रोल का अगर हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा क्वार्टरली, मतलब कि 1/4 एनर्जी रिलेटेड जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो इसकी वजह से होगा. और 2050 तक ये 1/3 तक पहुंच जाएगा. फिर लेडेड पेट्रोल की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गए, स्ट्रोक आ गया, या फिर कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है. और इसकी वजह से जो ह्यूमन ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो भी इम्पैक्ट होती है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है. फिर उनसे कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है बताना हमें. फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी. तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. इसको देख लेते हैं. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP इसने बताया है कि लेडेड पेट्रोल है उसको हमने पूरी तरह से हमारी दुनिया के अंदर से इरेडिकेट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है.
यूएनईपी ने ये हाईलाइट किया है कि ये हमारे लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ है, एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसकी वजह से हम 1.2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स को रोक पाए हैं और साथ ही साथ सेव कर पाए हैं। हमारी जो मनी है उसको 2.4 ट्रिलियन डॉलर को, यूएस डॉलर को एनुअली हमने वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर सेव किया है। ये माइलस्टोन इसलिए भी अचीव हुआ है क्योंकि जो 1 सेंचुरी पहले डॉक्टर्स ने इसकी पहली बार ये बताया था कि वार्निंग दी थी कि टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं लेडेड पेट्रोल को के यूज़ करने की वजह से। और अल्जीरिया है वो लास्ट कंट्री थी जिसके अंदर ये फ्यूल यूज़ किया जा रहा था। जुलाई 2021 के अंदर इसकी सप्लाईज हैं वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। ये एक ग्लोबल हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छा माइलस्टोन साबित हुआ है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने वार्निंग दी है कि फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको भी हमें जल्दी से जल्दी इरेडिकेट करना होगा, रिड्यूस करना होगा जनरल वे में, ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हैं उनसे फाइट कर पाएँ। अगर हम लेडेड पेट्रोल को इरेडिकेट करने के लिए एक्सपेक्ट किया गया था, सपोर्ट दिया गया है इसकी वजह से हम रियलाइज़ कर पाएंगे हमारे जो काफ़ी सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको, जैसे कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्लीन वाटर है, क्लीन एनर्जी है, सस्टेनेबल सिटीज़ हैं, क्लाइमेट एक्शन एंड लाइफ ऑन लैंड है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली डिक्लेयर किया है फूड इमरजेंसी, मतलब कि यहाँ पे फूड की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा, इसके लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। हमारे ऑप्शन हैं ब्रुनई, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेनेजुएला। यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया, ABCD लिखना था, तो आप इसको समझ जाइएगा। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये श्रीलंका है। इसको देख लेते हैं। श्रीलंका ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी फूड शॉर्टेज की वजह से। ये 31 अगस्त 2021 को डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि जब प्राइवेट बैंक है उसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, अगर हमें दूसरे देश से कुछ मंगवाना होता है तो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, या तो वो US डॉलर में होना चाहिए या फिर वो उस कंट्री की, उस पर्टिकुलर कंट्री की होनी चाहिए करेंसी जिससे हम इंपोर्ट करने वाले हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज जब वो ख़त्म हो गया फाइनेंशियल इंपोर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे फूड शॉर्टेज की वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी। श्रीलंका सफ़र कर रहा है बहुत ही हार्ड हिटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इस क्राइसिस की वजह से प्रेसिडेंट जो गोटबाया राजपक्षे हैं उन्होंने इमरजेंसी का ऑर्डर है उसे लगा दिया है, रेगुलेट किया है। और इसके अंदर क्या किया गया है ताकि रेगुलेट किया जा सके कि इसको, काफ़ी बार क्या होता है कि कालाबाजारी देखने को मिलती है, जिस चीज़ की कमी होती है ना उसके लिए कालाबाजारी मोस्टली देखने को ही मिलती है। तो इस वजह से होर्डिंग को रोकने के लिए शुगर की, राइस की और काफ़ी सारी जो एसेंशियल फूड्स होते हैं उनके लिए इसे रेगुलेट किया जाएगा। प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि आर्मी ऑफिसर्स हैं वो कमिश्नर और जनरल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, और उनको कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि पैडी, राइस, शुगर और ऐसे ही कंज्यूमर गुड्स को होर्डिंग से रोका जा सके। ये मूव क्यों उठाई गई है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, महंगाई बढ़ गई है। शुगर, राइस, ऑनियन एंड पोटैटोज़ के अंदर इनका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हुआ है क्या कि जिस चीज़ की कमी है उसको लेने के लिए लोग दौड़ पड़ते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी लंबी लंबी, और मिल्क पाउडर, कुकिंग गैस और केरोसिन ऑयल, इन सब के लिए इन दुकानों के बाहर, स्टोर्स के बाहर। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं उनके लिए रेगुलेशंस लगाई हैं और इंक्रीज़ किया है पेनल्टीज़। अगर कोई फूड होर्डिंग करता हुआ पाया गया, कोई कालाबाजारी करता हुआ पाया गया, स्टॉक करता हुआ पाया गया इसे, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज़ लगाई गई हैं। क्योंकि जो कोरोना वायरस की वेव है, फर्स्ट वेव है, उसको ये झेल गए थे, लेकिन जो सेकंड और थर्ड वेव है उसको ये नहीं झेल पाए। इसके अंदर एक दिन के अंदर 200 से भी ज़्यादा लाइफ है वो चली गई इस देश के अंदर। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में ये इनिशिएटिव बताने हैं ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए लिया गया है। हमारे ऑप्शन हैं अटल भूजल योजना, नेशनल एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। इंडिया के अंदर क्या हुआ है, जो मेजोरिटी डिपेंडेंट है हम ग्राउंड वाटर के लिए, जो हमारी इरिगेशन होती है, जो हम सिंचाई करते हैं खेतों में, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादातर हम वेल के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर बारिश नहीं होती है तो हम ग्राउंड वाटर को निकालना शुरू कर देते हैं। और हमारे देश के अंदर 70% जो फूड प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, वो किस वजह से होता है, वो उसके अंदर इरिगेशन वेल से, जो कुएँ होते हैं उनसे ही की जाती हैं। यूनेस्को ने जब वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 के अंदर निकाली थी, तो उसके अंदर ये भी बताया था कि इंडिया के वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने वाला, निकालने वाला देश है। इस हमारे देश के अंदर जो कुएँ होते हैं उनके बनाने के लिए कोई भी क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कितने ज़्यादा कुएँ बन गए हैं और कितने खाली पड़े हैं, कितने पानी निकल चुका है पूरी तरह से, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं रखी जाती। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा, जो कि इन शॉर्ट का बुलाया जाता है CGWB,
ये किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। इसके अंदर बताया गया है कि 230 बिलियन जो मीट्रिक क्यूब ग्राउंड वाटर है वो हर साल निकाल लिया जाता है इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर लैंड्स के अंदर हमारे देश में। और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के ऐसे ऐसे पार्ट है जहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीकेशन मिलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती रहती है, गर्मियों के टाइम पे स्पेशली बहुत ही बुरा हाल होता है। तो हमें पानी जितना हो सके उतना बचाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेस्पेक्ट में? सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स रिस्क असेसमेंट इन एशिया एंड दी पैसिफिक, इसके बारे में बताना है। सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स हैं वो कॉमनली मेट्रोलॉजिकल हजार्ड हैं जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर आते हैं। ज़्यादातर ये डस्ट है ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, बिकॉज उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि टॉक्सिक इम्पैक्ट डालती है प्लांट्स के ऊपर, टॉक्सिक बना देती है प्लांट्स को। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बताना हमें। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और इसमें इनकरेक्ट पूछा है। इसको देख लेते हैं क्यों न्यूज़ में आया है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 500 मिलियन पीपल इंडिया के अंदर और 80% जो एंटायर पॉपुलेशन है तुर्कमेनिस्तान की, पाकिस्तान की, उज़्बेकिस्तान की, तजाकिस्तान की और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये एक्सपोज हो चुकी हैं। ये एक्सपोज हो जाती है मीडियम एंड हाई लेवल पुअर एयर क्वालिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार सैंड और डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं। ये रिस्क है, इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होती है? इसकी वजह से सैंड और जो डस्ट स्टॉर्म होते हैं उसके अंदर प्रोजेक्टेड किया गया है कि 2030 तक एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन देखने को मिलेगी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर और साउथ ईस्टर्न टर्की के अंदर, ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है फार्मलैंड के ऊपर, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के अंदर। इसका मेन सोर्स क्या होता है? इसके मेन सोर्स हैं मिनरल रस्ट हैं वो एरिड रीजन्स के अंदर जो कि नॉर्थ अमेरिका से, अरेबियन पेनिनसुला से और सेंट्रल एशिया से और साथ ही साथ चाइना से मिलती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आईआईटी है जिसने अनाउंस किया है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम रखा गया है ई सोर्स? हमारे ऑप्शन है IIT खड़गपुर, IIT मद्रास, दिल्ली, बम्बई। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा IIT मद्रास। इसको देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये काम कर रही है डेवलप करने के लिए एक इनोवेटिव डिजिटल मॉडल जो कि एड्रेस करेगा प्रॉब्लम्स जो कि ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उससे रिलेटेड। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम रखा गया है ई सोर्स। ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनेगा जो कि मार्केट प्लेस की तरह काम करेगा, जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस होगा, जो कि वेस्ट इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं इस वेस्ट के लिए ये प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा। जैसे कि हर सभी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है, तो उनके बीच में एक ये लिंक की तरह काम करेगा। यहाँ पे आसानी से इन इक्विपमेंट्स की, कंपोनेंट्स की खरीद बेच की जा सकती है और ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही तरह की इकोनॉमी से निकाला जा सकता है। ये इनिशिएटिव है, ये लीड किया गया है किसके द्वारा? इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी, जिसे IGCS बुलाते हैं। ये सेंटर IIT मद्रास के अंदर 2010 के अंदर लगाया गया था और ये इनिशिएटिव है जर्मन और इंडियन गवर्नमेंट्स का। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? हुरिकेन इडा के बारे में बताना है। हुरिकेन इडा है उसने वो वीकनिंग कर रहा है ट्रॉपिकल डिप्रेशन को जो कि बन गया है USA के अंदर, जो स्टेट है लुसियाना, उसके अंदर ये रिकॉर्ड देखने को मिला है कि ये दूसरा सबसे बड़ा ऐसा हुरिकेन है जिसकी वजह से बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्टेड हुआ है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर। इडा है वो लुसियाना कोस्ट के ऊपर कैटेगरी 4 का स्टॉर्म है। अब सभी जो स्टॉर्म्स हैं उनके अलग अलग नाम और जो कैटेगरीज डिसाइड की जाती हैं कि अगर इतने लेवल से ऊपर चला गया तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो उसी तरह से ये कैटेगरी 4 का स्टॉर्म है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब इसको देख लेते हैं। हुरिकेन इडा की वजह से USA का जो स्टेट है लुसियाना, उसके अंदर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं इसकी वजह से, जिसके अंदर न्यू ऑरलैंड्स भी शामिल हैं। हुरिकेन इडा है, इसने ये एक वीकनिंग ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, ये दूसरा सबसे बड़ा बना है। इससे पहले वाला कौन सा था जिसने बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाला था लुसियाना के ऊपर? वो था हुरिकेन कटरीना। ये 2005 के अंदर आया था। कटरीना कैफ नहीं है, ये कैटरीना है, हुरिकेन का नाम रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, ये हमारे लद्दाख के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। इसको देख लेते हैं। ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा? हमारे जो लद्दाख के MP हैं जैमियांग तिशरिंग नामग्याल, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है और ये कनेक्ट करेगा किसे? लेह को, किससे? पैंगोंग से लेक से। पैंगोंग त्सो लेक इंडिया और चाइना के बीच में
बहुत बड़ा डिस्प्यूट बनी रहती है। इसका ज़्यादातर एरिया है 50% एरिया है वो तिब्बत के अंदर बहता है, और बाकी का एरिया है 40% वो इंडिया के अंदर, और 10% ऐसा एरिया है जिसके ऊपर इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। और पैंगोंग त्से लेक ऐसी लेक है जो कि खारे पानी की होने के बावजूद भी सर्दियों में जम जाती है। इसके अंदर ये इसकी हाइट कितनी है, 18,600 फीट की है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड बना है, और इसको 58 इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है जो कि इंडियन आर्मी रेजिमेंट के हैं। और ये रिड्यूस कर देगा डिस्टेंस को, जैसे 41 किलोमीटर्स की डिस्टेंस रह गई है अभी दोनों के बीच में। ये रोड है प्ले करेगा एक सिग्निफिकेंट रोल ताकि बूस्ट किया जा सके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको इसकी वजह से फ़ायदा मिलेगा, और जो लालोक रीजन है लद्दाख की उसके अंदर मेनली इसका फ़ायदा मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा क्योंकि यहाँ पे अब टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं, और टूरिस्ट हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड को देखने के लिए यहाँ पे आएंगे। जो रेयर मेडिकल प्लांट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स के जो स्नो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अंदर भी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है न्यांगबायोन, ये न्यूक्लियर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, रशिया, जापान या फिर चाइना। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ये नॉर्थ कोरिया से, जहाँ पे वो बच्चा राज करता है। ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक जो वॉच डॉग चलाई जाती है, उसने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर देखने को मिल रहे हैं कि इसे काफ़ी समय के इसे 2018 के बाद, दिसंबर 2018 के अंदर इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद इसे पहली बार ओपन किया गया है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा बताया गया है, जो कि फुल फॉर्म जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AIEA। इसके अंदर मॉनिटर किया जाता है, हालांकि इसे कोई भी एक्सेस ग्रांट नहीं की गई है यहाँ पे। इस बार इसके जो वॉच डॉग हैं उसके द्वारा पता चला है कि इसको दोबारा से शुरू किया गया है। ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, ये नॉर्थ कोरिया के अंदर है। ये 2006 से 2017 के बीच में यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के द्वारा 6 न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका टेस्ट किया गया था। इसे 2009 के बाद में इसके द्वारा डेवलप किए गए हैं इंडिजिनियस लाइट वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ये टेक्नोलॉजी इसके द्वारा डेवलप की जा रही है। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, यू ब्रीथ लाइफ, इसके बारे में बताना है। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, IIT बुलाते हैं वो, रोपड़ और खड़गपुर, ये दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट है जो कि स्मार्ट बायो फिल्टर है, जिसकी वजह से जो हमारे सांस लेने वाली हवा है उसको ये ताज़ा बना देगा। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे IIT खड़गपुर नहीं कानपुर आएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ और कानपुर, और इसके साथ साथ में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंटली लॉन्च किया है। ये लिविंग प्लांट बेस्ड एयर प्योरीफायर है जिसका नाम दिया गया है यू ब्रीथ लाइफ। ये एयर प्योरीफायर है, ये बूस्ट करेगा एयर प्योरीफिकेशन प्रोसेस को इंडोर स्पेसेस के अंदर, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, होम्स हैं, उनके अंदर। यू ब्रीथ लाइफ टेक्नोलॉजी काम करती है एयर प्योरीफिकेशन को नेचुरल बना देती है। नेचुरल जो हमारे पत्ते होते हैं पौधों के, प्लांट्स के, उनके यूज़ से इसको बनाया जा रहा है। इसके अंदर इसे रूम के अंदर रखा जाएगा ताकि ये इंटरेक्ट कर पाए हमारे जो अंदर के रूम के अंदर की जो क्वालिटी है एयर की, उसको सुधारने के लिए। इससे जो सॉइल, इसी वजह से क्या होगा, जब वो एयर है हमारे रूम की वो इंटरेक्ट करेगी इस लीव के साथ में, फिर वो रूट तक जाएगी सॉइल के, और फिर रूट जोन से ये बाहर निकलेगी, और इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉल्यूटेंट्स हैं उनको ये प्योरीफाई कर चुकी होगी तब तक। ये डेवलप किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। के अंदर एक जो स्टार्टअप है उसका नाम रखा गया है अर्बन एयर लेबोरेटरी, इसके द्वारा ये इसे डेवलप किया गया है। ये साइंटिफिक प्लांट है जो कि टेस्ट करता है एयर प्योरीफिकेशन को। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं उनको यूज़ किया गया है चेक करने के लिए, जैसे कि पीस लिली है, स्नेक प्लांट है, या फिर स्पाइडर प्लांट है। जो प्रोसेस उसके अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकले हैं। जो ये प्योरीफाई है, ये प्योरीफाई कर पाते हैं, इफेक्टिवली इंप्रूव कर पाते हैं इंडोर की जो एयर की क्वालिटी है उसको। इसके अंदर जो पर्टिकुलर और गैसेस हैं, बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स हैं, उनको ये निकाल देता है, और साथ ही साथ इंक्रीज़ कर देता है ऑक्सीजन लेवल को इंडोर स्पेस के अंदर। इसके अंदर क्या क्या लगाया गया है, UV डिसइंफेक्शंस, और साथ ही साथ एक प्री फिल्टर भी लगाया गया है, और चारकोल फिल्टर भी लगाया गया है, और साथ ही साथ HEPA जो कि हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर है, ये फिल्टर करेगी इन सभी चीज़ों को। ये इन सब चीज़ों को क्या किया गया है, स्पेशली डिज़ाइन करके एक वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर सेट किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्टली डिफाइन करती है स्टंटिंग को। बॉडी वेट अगर लो हो हाइट के अकॉर्डिंग, बॉडी हाइट है वो कम हो एज के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट है वो लो हो एज के अकॉर्डिंग, या फिर बॉडी का जो वेट है वो ज़्यादा हैवी हो हाइट के अकॉर्डिंग। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, इसके अंदर हाइट कम हो एज के अकॉर्डिंग, तो वो स्टंटिंग कहलाएगी। इसको देख लेते हैं। नॉर्मल बच्चा कब कहलाएगा, जब
हाइट और जो एज है वो दोनों ही नॉर्मल देखने को मिले। वेस्टेड कब होगा? जब जो वेट है बच्चे का वो हाइट के अकॉर्डिंग कम होगा। स्टंटिंग कब होगा? जब लो हाइट हो रह जाए, किसके अकॉर्डिंग? एज के अकॉर्डिंग। और अंडर वेट है इसको तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, जो लो वेट है वो रह जाए एज के अकॉर्डिंग। ये डिफरेंट टाइप हैं, काफ़ी बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये अब देख लेते हैं ये क्यों न्यूज़ में आया है। एक स्टडी कंडक्ट की गई है 2021 जुलाई के अंदर, तो इसका नाम रखा गया है द मिसिंग पीस ऑफ पजल, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टंटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और मुस्लिम फैमिलीज से इनको लिया गया है। स्टडी को कंडक्ट करने का एम रखा गया है ताकि अंडरस्टैंड कर पाएँ, हम समझ पाएँ कि कास्ट का और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है स्टंटिंग के चिल्ड्रंस के ऊपर। इस स्टडी के अंदर मार्जिनाइज जो कास्ट हैं, जिनके अंदर SCs, STs और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं वो इंक्लूड है, इसके अंदर प्रिवलेंस देखने को मिला है कि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टंटिंग पाई गई है। बिकॉज यहाँ पे वाइड स्प्रेड जो इनरिच प्रैक्टिस है, जो कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है, वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हालांकि आज के टाइम पे हमारे पास में बहुत सारे लॉज हैं, आर्टिकल 15 स्पेशली है इसके बारे में, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि लोग अनटचेबिलिटी में बिलीव करते हैं। स्टंटिंग कॉमन देखने को मिल रही है मुस्लिम फैमिलीज़ के अंदर भी, हालांकि उनका स्टेटस अच्छा है लेकिन फिर भी उनके अंदर ये देखने को मिल रही है प्रॉब्लम। पूरे वर्ल्ड की 1/3 जो स्टंटेड चिल्ड्रंस है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर जो चिल्ड्रंस हैं वो किससे छोटे हैं? जो 30 कंट्रीज़ हैं सब सहारन अफ्रीका की, उससे भी छोटे देखने को मिलते हैं। इंडिया की जो एवरेज स्टंटिंग है वो 36% है, जबकि सब सहारन अफ्रीका की 31% है। CEDA इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। इसके द्वारा ये स्टडी है, ये कंडक्ट की गई है। इसके अंदर हाईलाइट किया कि 5 जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टंटिंग देखने को मिलती है वो क्या है? जो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हैं उनके तक एक्सेस नहीं हो पाती हैं। मदर है उसकी ह्यूमन कैपिटल है वो अच्छी नहीं है। वो क्या है? उसकी एबिलिटी, वो क्या कितना पढ़ पाती है, या फिर वो कितने साल स्कूल में गई है, या फिर मदर की जो एंथ्रोपोमेटिक स्टेटस है, जो मतलब कि उसका हाइट, वेट्स, जो बॉडी का जो मेजरमेंट होता है उसके बारे में बताई जा रहे हैं। अगर वही फिट नहीं होगी तो बच्चा तो कैसे ही फिट होगा उसका। फिर है असेट की डिफरेंसेस। फिर इंट्रा हाउस होल्ड जो रिसोर्स एलोकेशन है वो भी अच्छे से नहीं होती है, तो वो भी इसके पीछे रीज़न है। फिर चाइल्ड स्टंटिंग है वो एसोसिएट होती है पॉवर्टी के साथ में। जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और उसकी वजह से स्टंटिंग देखने को मिलती है। खाना प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो उसको स्टंटिंग नहीं होगी, और क्या होगा। लेकिन CDA स्टडी के अंदर कैटेगराइज किया गया है चिल्ड्रन स्टंटिंग डेटा। इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं वो चिल्ड्रन की, वो डिसाइड की गई हैं। इनके अंदर कास्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो अपर हिंदू कास्ट है उसके अंदर रिपोर्ट हुआ है लोअर एवरेज देखने को मिली है। इसका यहाँ पे कितनी मिली है? 26% जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम है वो। फिर उसके साथ में जो SCs और STs हैं उनके अंदर 40%, और जो OBCs हैं उनके अंदर 36%, और जबकि अपर कास्ट जो मुस्लिम है उनके अंदर 35% देखने को मिल रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसके रेफरेंस में? इंडियन रॉयल जेली के बारे में बताना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन रॉयल जेली है उसने क्या किया है? उसने सरपास कर दिया है जो टॉप क्वालिटी सेलर्स हैं, जिनके अंदर थाईलैंड और ताइवान जैसे देश शामिल होते हैं, उनको प्रोडक्शन के मामले में। रॉयल जेली है वो पर्ली वाइट या फिर पेल येलो कलर की होती है, इसको ऐसे देखने को मिलती है। ये मिक्सचर होता है हनी का, जिसके अंदर क्या होता है? हाइपोफेरी जेल और मैंडिबुलर ग्लैंड से निकलकर, ये उनका स्राव होता है हनी बी का, उससे निकल कर आती हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट वो करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की जो रॉयल जेली है उसने सरपास कर दिया है इन सभी देशों को, जिसके अंदर मेनली थाईलैंड और ताइवान आते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, काफ़ी ज़्यादा वुमेंस को ये जो फर्टिलिटी इशू होती है उनसे भी रिजॉल्व करवाता है, उसके अंदर बेनिफिट मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जो बेनिफिट है वो भी देखने को मिलते हैं इसके। ये ISO के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किए गए स्टैंडर्ड, जो इंडिया के FSSAI के द्वारा 2019 के अंदर सेट किए गए थे, पुणे बेस्ड रिसर्चर्स के द्वारा ये बताया गया है। हमारी FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, उनको मीट किया है इसने। और ये कंटेन करता है, इसके अंदर मॉइस्चर है वो मॉइस्चर या फिर वाटर बुला सकते हैं हम उसे, वो 60 से 70% है, जबकि लिपिड्स है वो 1 to 10% है, और मिनरल्स हैं वो 0.8% to 3% है, जबकि प्रोटीन्स है वो 9.9 से 18% तक है, और शुगर है वो 7% है, और काफ़ी ज़्यादा और भी एलिमेंट्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमारी बॉडी का 60 to 70% है वो वाटर होता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और खासकर जो खांसी, सर्दी, जुकाम वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे स्पेशली बुलाया जाता है, जो हमारी दादी के नुस्खे होते हैं वो निकल कर आते हैं। फिर में अगर हम अदरक को कूट के उसके अंदर गर्म करके खाएं तो खांसी जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया है मेरा काम मेरा मान? ये स्कीम है, ये हेल्प करेगी अनएम्प्लॉयड यूथ को। तो इनमें से कौन सा स्टेट है वो बताने में? पंजाब, हरियाणा, केरला या फिर महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई है। इसको देख लेते हैं।
पंजाब के जो कैबिनेट हैं उन्होंने इस नई स्कीम को लॉन्च किया है ताकि हेल्प किया जा सके अनएम्प्लॉयड यूथ को स्टेट के अंदर उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ किया जा सके ताकि उनको और भी ज़्यादा चांस मिल सकें जॉब को पाने के लिए। ये यंगस्टर्स हैं, इनको शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, जिसका नाम रखा गया है मेरा काम मेरा मान स्कीम। इसके ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अंदर इन्होंने टारगेट रखा है कि 30,000 बेनिफिशरीज होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर 90 करोड़ रुपीज़ है इनका इन्वेस्टमेंट आएगी। 90 करोड़ रुपीज़ खर्च होने की बात है। इस स्कीम के अंदर प्रोवाइड की जाएगा एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस अलाउंस, इसके अंदर 2,500 पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे और ये 12 मंथ्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। ये ट्रेनिंग की कोर्स के साथ में शुरुआत होंगी, इनकी जो अलाउंस है वो देना शुरू किया जाएगा और ये पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कंसिडर करना इन सभी स्टेटमेंट को, इसके रिगार्डिंग जापा 2021 के बारे में बताना है। ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज होती है, इसका एम रखा गया है ताकि एंटी टेरर ऑपरेशन है उसको बूस्ट किया जा सके और इसके अंदर ऑब्जर्वर मेंबर्स की तरह शामिल हो सकते हैं चाइना और पाकिस्तान, और ये आज से शुरू होने वाली है और 16 सितंबर तक चलेंगी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए इसको देख लेते हैं। इंडियन आर्मी का जो कंटीजेंट है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है। ये 2 वीक तक चलने वाली एक्सरसाइज है, मतलब कि 13 दिन तक चलेगी और इसके अंदर 1 दर्जन से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, मतलब कि 12 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं वो शामिल होने वाली हैं। और हमारे देश में से जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बताया कि इसके अंदर 200 पर्सनल्स का जो इंडियन आर्मी के हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ये कंटीजेंट भेजा जाएगा। इसके अंदर जो नागा बटालियन ग्रुप है वो भेजा जाएगा इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, और इसके अंदर जो आर्म है वो कंबाइंड टास्क फोर्स की तरह काम करेगी। स्टैंडर्ड ट्रेनिंग शेड्यूल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अंदर कन्वेंशनल ऑपरेशंस भी हैं, जैसे कि मैकेनाइज किया जाएगा, एयरबोर्न और हेलीबोर्न एक्टिविटीज़ होंगी, काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ होंगी, कॉम्बैट कंडीशनिंग होगी और साथ में फायरिंग के बारे में बताया जाएगा। और जापा 2021 एक्सरसाइज है जो कि ऑर्गेनाइज की जाएगी इस एम के साथ में ताकि मिलिट्री और स्ट्रेटजिक टाइज हैं वो बढ़ाई जा सके इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन नेशंस के बीच में, और एंटी टेरर कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। काजिंद KAZIND 2021 ये एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई ये बताना है आपको। ये 2 दिन पहले का याद क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए और इसी वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ ताकि रिवीजन भी होता रहे आपका। चलिए क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन जिसका आंसर आज आपको देना है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि करेक्ट है स्टे इन प्ले कैंपेन के बारे में? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC इन शॉर्ट, इसने डेवलप किया एक लेटेस्ट प्रोडक्ट जो कि इनोवेशन डिज़ाइन है ताकि और भी ज़्यादा मेंस्ट्रुअल वुमेंस को जिनको ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है उनको स्पोर्ट्स के अंदर बनाए रखा जा सके, और KVIC का ये इनिशिएटिव ये प्रोडक्ट है ये सपोर्ट करता है इस कैंपेन को। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है ये बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों है, फिर दोनों में से कोई नहीं। आपका इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।